तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सटी टेरिटोरियल नाम की इस एक जैसे मूवी के बारे में, जो कि हमें अभी देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स की तरफ से। लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया गया और मैं आपके लिए अब इसी मूवी के ऊपर ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम इस मूवी की पूरी जानकारी आपको बताएंगे, प्री प्रोडक्शन से लेकर रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट, परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 ट्रेंडिंग पर ये चल रही है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो आगे और डिस्कशन हम आगे करते हैं और उसके बारे में और डिटेल आपको आगे मैं बताता हूँ। एक्सटेरिटोरियल 2025 की जर्मन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन क्रिश्चियन जुबर्ट ने किया है और इसमें जीन गॉर्सॉर्ड, डगरे स्कॉट और लेरा अबोवा ने अभिनय किया है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर 30 अप्रैल 2025 को रिलीज हुई थी। यह पीटीएसडी, जीन गॉर्सॉर्ड द्वारा अभिनीत के साथ एक पूर्व विशेष बल सैनिक के बारे में है जो जर्मनी में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के अंदर रहस्यमय तरीके से गायब होने के बाद अपने छोटे बेटे को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प है। कथानक: सारा वुल्फ एक पूर्व विशेष बल सैनिक हैं जिन्होंने 2017 तक अफगानिस्तान में सेवा की थी। वह एक घात में जीवित बची एकमात्र व्यक्ति थीं जिसमें 8 सैनिक मारे गए थे। सारा और उसका छोटा बेटा जोश वर्क वीजा के लिए आवेदन करने के लिए फ्रैंकफर्ट में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास जाते हैं। अपने लंबे प्रवास के दौरान वह जोश को एक प्लेरूम में छोड़ देती है। जब वह वापस आती है तो वह गायब हो चुका होता है। सारा ने क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी एरिक किंच और सार्जेंट डोनोवन से मदद मांगी। डोनोवन के अनुसार सारा अकेले वाणिज्य दूतावास में दाखिल हुई थी और किसी भी बच्चे की जांच नहीं की गई थी और निगरानी फुटेज में भी केवल सारा को उसके बेटे के बिना दिखाया गया है। सारा जर्मन पुलिस से संपर्क करती है, लेकिन जर्मन अधिकारियों के पास अमेरिकी सीमा से बाहर के क्षेत्र में कोई अधिकार नहीं है। उसकी मां अंजा भी उस पर विश्वास नहीं करती। उसे संदेह है कि सारा ने अपने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पीटीएसडी) की गोलियां नहीं ली हैं। सारा को मानसिक बीमारी का दौरा पड़ने का संदेह है और उसे वाणिज्य दूतावास छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसके बजाय सारा बिल्डिंग में छिप जाती है और जोश की तलाश करती है। वहां उसकी मुलाकात इरिना से होती है, जिसे लगभग 2 महीने से वाणिज्य दूतावास में बंदी बनाकर रखा गया है। इरिना जोश को खोजने में उसकी मदद करने की पेशकश करती है, बदले में उसे वाणिज्य दूतावास छोड़ने में मदद करती है। सारा को वाणिज्य दूतावास में एक कर्मचारी के लॉकर में अवैध ड्रग्स का एक बैग मिलता है, इसलिए उसे संदेह है कि जोश का अपहरण किया गया हो सकता है क्योंकि उसने लेनदेन देखा था। वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा के बाद सारा को ढूंढने पर किंच उसे एक शामक इंजेक्शन देता है और वह बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो महावाणिज्य दूत डेबोरा एलन उसके बिस्तर के पास होती है। सारा की मां ने उससे संपर्क किया, जो सारा के पीटीएसडी और अफगानिस्तान में उसकी तैनाती के बाद उसके भ्रम के बारे में चिंतित है, जिसके दौरान जोशुआ के पिता की भी हत्या कर दी गई थी। बाद में सारा को इरिना द्वारा मुक्त किया जाता है, जिसका असली नाम किरा वोल्कोवा है। उसके पिता एक बेलारूसी असंतुष्ट थे और रूसी सरकार द्वारा मारे गए थे। किरा मिन्स्क में अमेरिकी दूतावास में भाग गई। सीआईए उसे फ्रैंकफर्ट ले आई थी। किरा अपनी मां से मिलने के लिए बोस्टन जाना चाहती है और वहां से एक यूएसबी स्टिक पर रूसी अपराधों के बारे में आपत्तिजनक डेटा साझा करके वह अन्य असंतुष्टों को मुक्त करने की उम्मीद करती है। सारा को अमेरिका में एक सुरक्षा फर्म में नौकरी का प्रस्ताव मिला है जो महिला भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती कर रही है। उसे पता चलता है कि किंच उसे वाणिज्य दूतावास में ले जाने और उसका अपहरण करने की चाल के तहत यह प्रस्ताव दे रहा है, क्योंकि वह भी अफगानिस्तान में था। सारा को एक पत्रकार से एक वीडियो मिला था जिसमें किंच को तालिबान के एक आतंकवादी से मिलते हुए दिखाया गया था। पत्रकार के अनुसार किंच भ्रष्ट है और तालिबान को सूचना देने और सारा के समूह पर घात लगाने में सक्षम बनाने के लिए जिम्मेदार था। सारा एक डायवर्जन शुरू करती है ताकि किरा फ्रांस के रास्ते अमेरिका भाग सके। किंच ने सारा के सामने स्वीकार किया कि उसने जोश का अपहरण किया था और निगरानी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की थी। चूंकि सारा अफगानिस्तान की घटना की आखिरी जीवित गवाह थी और किंच को पत्रकार के साक्ष्य से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसकी योजना सारा को उसके बेटे के बारे में चिंतित करने और उसे वाणिज्य दूतावास में भागने देने की थी ताकि वह आत्मरक्षा में उसे गोली मार सके।
सारा किंच की बेटी एलिन का अपहरण कर लेती है और उसे एक सुरक्षित कमरे में ले जाती है। वह शुरू में उसे जोश के बदले में देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपना मन बदल लेती है और उसे छोड़ देती है। सारा बाद में चुपके से किंच के कबूलनामे को एलिन के डिजिटल रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लेती है। किंच खुद एक सैनिक था और उसे आघात से निपटने में सेना द्वारा असमर्थित महसूस हुआ, साथ ही आर्थिक रूप से वंचित भी। इसलिए उसने जानकारी बेचने और अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए तालिबान के साथ एक सौदा किया। सारा को किंच द्वारा गोली मारे जाने और घायल होने के बाद जोश को रिहा कर दिया जाता है। 8 सप्ताह बाद सारा किरा को फोन करती है। किंच अब अमेरिका में हिरासत में है। डोनोवन और चेक इन डेस्क पर मौजूद व्यक्ति भी किंच की अपहरण योजना में शामिल थे। सारा जोश के साथ अमेरिका जाती है और वहां किरा से मिलने की योजना बनाती है। जीन गॉसॉर्ड सारा वुल्फ के रूप में एक पूर्व विशेष बल सैनिक जो पीटीएसडी से जूझ रही है। 2. डग्रेस स्कॉट एरिक किंच के रूप में एक वाणिज्य दूतावास सुरक्षा अधिकारी। 3. लेरा अबोवा इरीना के रूप में वाणिज्य दूतावास में छिपी एक शरणार्थी जिसका असली नाम किरा वोल्कोवा है। 4. सार्जेंट डोनोवन के रूप में कायोदे अकिनेमी। एनाबेले मैंडेंग। डी. डेबोरा एलन के रूप में लारा बाबालोला सेवा प्रबंधक सूचना डेस्क के रूप में गॉडफ्रे एगबोन। डी. इवान के रूप में क्रिस सैडलर। जस्टिन मार्टेलो। राडा रे एलिन के रूप में एरिक किंच की बेटी। रिक्सन गाई दा सिल्वा। जोश सारा वुल्फ का बेटा। सुजैन मिशेल अंजा के रूप में सारा की मां। तालिबान नेता के रूप में सैमुअल तेहरानी। उत्पादन फिल्म का निर्माण कॉन्स्टेंटिन फिल्म द्वारा किया गया था, जिसमें केस्टिन श्मिडबॉयर निर्माता और ओलिवर बर्बेन कार्यकारी निर्माता थे। फिल्मांकन FIS+ के सहयोग से वियना में हुआ और 2023 के अंत में समाप्त हुआ। 5. फिल्मांकन अन्य स्थानों के अलावा अल्थानस्ट्रासे यूनिवर्सिटी सेंटर में हुआ, जो 1982 से 2013 तक वियना यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस का स्थल था। 6. मैथियास पोर्टसच कैमरामैन थे। सारा बैरोन ने संगीत लिखा। उली क्रिस्टन संपादन के प्रभारी थे और कॉर्नेलिया वॉन ब्रॉन और लिसा स्टुट्स की कास्टिंग के प्रभारी थे। हेक लैंग सेट डिजाइनर थे। अन्ना जेटलहुबर कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे। हर्बर्ट वडिनो साउंड डिजाइनर थे और ऑरोरा हम्मर मेकअप डिजाइनर थे। कैथरीना हाउडम ने इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया और फ्लोरियन हॉट्स ने स्टंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम किया। 7. मुक्त करना एक्सटेरिटोरियल नेटफ्लिक्स द्वारा 30 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाएगा। 8. स्वागत आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फिल्म को सकारात्मक से लेकर मिश्रित समीक्षाएं प्राप्त हुईं। जेक डी ने मूवीवेब.डी पर फिल्म की बड़ी सफलता के बारे में बताया। एक्सटेरिटोरियल एक चरित्रचालित मोचन कहानी है जो डाई हार्ड स्टाइल एक्शनर की आड़ में है। फिर भी सारा के लिए यह बाहरी दुश्मनों का बदला लेने के बारे में कम और अपने भीतर के राक्षसों को खत्म करने के बारे में अधिक है। इसके निर्विवाद मनोरंजन मूल्य के साथ यह देखना आसान है कि फिल्म इतनी लोकप्रिय क्यों है। 9. फेबियन रीडन ने कोटमीटर.डी पर इसे कहा, एक मजबूत कहानी वाली एक्शन फिल्म जिसे लोग देखने का आनंद लेते हैं और जो दिखाता है कि जर्मन शैली के सिनेमा में बहुत कुछ है। 10. टिलमैम पी. गैंगलॉफ ने टिटेलबैक.टीवी पर फिल्म को 6 में से 4.5 स्टार दिए। उन्होंने प्रोडक्शन को एक मनोरंजक, हाईटेंशन थ्रिलर कहा। जिस तरह से नायिका डाई हार्ड की शैली में कथानक के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है, उसे देखना दर्दनाक है, लेकिन फिर भी यह 100 मिनट से अधिक समय तक बांधे रखता है। 11. पीटर ओस्टरिड ने kinofans.com पर प्रोडक्शन को 2/5 स्टार से रेट किया। ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे पागल हैं क्योंकि जिस व्यक्ति को वे खो चुके हैं वह वहां था ही नहीं, जैसे कि फ्रैंटिक और फ्लाइट प्लान। कथा हमेशा एक ही तरह से सामने आती है और यहाँ तक कि जुबर्ट को भी इसमें कुछ भी मौलिक नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे आपने यह फिल्म पहले भी कई बार देखी है, बस सेटिंग अलग है। एक्शन भी जबरदस्ती का लगता है और लड़ाई के दृश्य भी बेतरतीब हैं। 12. DeWatchdog.D 5 में से 1.5 अंक ने प्रोडक्शन की आलोचना एक प्रेरणाहीन थ्रिलर क्लोन के रूप में की।
जबकि नेटफ्लिक्स थ्रिलर कैरीन अपने समान निर्देशित दृष्टिकोण के साथ अपनी सादगी में अपने पुराने स्कूल थ्रिलर आधार को अधिकतम करने में सक्षम था। एक्सटेरिटोरियल लगभग पूरी तरह से अपने लक्ष्य से चूक गया। 13 थॉमस शुल्ज ने thespotmediafilm.com पर लिखा, क्रिश्चियन जुबर्ट ने एक स्पष्ट आधार और निष्पादन के साथ एक एक्शन फिल्म बनाई है ताकि सब कुछ इस आधार और निष्पादन के अधीन हो। यह सबसे बड़ी संभव सरलता वाली फिल्म है जिसका कथानक एक दिन पर केंद्रित है और एक ऐसा चरित्र है जो हर पल ध्यान का केंद्र है। वह जो देखती है वही हम देखते हैं, वह जो अनुभव करती है वही हम अनुभव करते हैं। 2 या 3 फ्लैशबैक के अलावा जो उसकी भावनात्मक दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, हम हमेशा उसके साथ होते हैं। जर्मन स्पेशल फोर्स की सिपाही सारा, जिसे एक लुभावने वनवुमन शो में जीन गॉर्सॉर्ड ने निभाया है। 14 ओलिवर आर मकनेच 10 में से 4 अंक ने फिल्म recension.de पर लिखा कि झगड़े प्रभावशाली थे लेकिन बढ़ती बेवकूफ़ी भरी कहानी को संतुलित करने में विफल रहे। 15 जोसेफ ग्रुबल ने सुडड्यूश जितुंग में लिखा कि यह फिल्म विशेष रूप से रोमांचक या आश्चर्यजनक नहीं थी। हालांकि यह तथ्य कि कोई इसे देखता रहता है इसकी मुख्य अभिनेत्री के कारण है। सारा पूरी शारीरिक प्रतिबद्धता के साथ लड़ती है, चढ़ती है और असफल होती है। वह बहुत कुछ देती है और बहुत कुछ लेती है। वह चतुर है और दिल रखती है। 16 दृश्य फ्लिक्स पेट्रोल के अनुसार यह फिल्म 2 मई 2025 को 79 देशों में नेटफ्लिक्स चार्ट पर नंबर 1 पर पहुंच गई। 4 सप्ताह के बाद यह फिल्म 76 मिलियन से अधिक बार देखे जाने के साथ नेटफ्लिक्स के सर्वकालिक शीर्ष 10 में 6ठे स्थान पर है। यह नेटफ्लिक्स पर अब तक की सबसे सफल जर्मन फिल्म है। 17, 18, 19, 20 क्रिश्चियन जुबर्ट जन्म 1973, वुर्जबर्ग, एक जर्मन फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। आजीविका जुबर्ट ने जर्मन टेलीविज़न के लिए पटकथा लेखक के रूप में शुरुआत की। 2000 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म लैम्बॉक का निर्देशन और लेखन किया जो जर्मनी में 1 मिलियन से अधिक दर्शकों के साथ एक आश्चर्यजनक हिट रही। उसी वर्ष उन्होंने मैर्चेन के लिए पटकथा लिखी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। 2004 में उन्होंने बच्चों की एडवेंचर मूवी डेर शेड्स डेर वेसेन फल्केन डे का निर्देशन किया जिसे कई पुरस्कार मिले और कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में दिखाया गया। टेलीविज़न के लिए पुरस्कार विजेता फिल्मों और सीरीज का निर्देशन और लेखन करने के बाद, जैसे कि टैटोर्ट क्राइम थ्रिलर निविएडर फ्री सीन डे 1, जुबर्ट 2010 में कॉमेडी ड्रामा ड्रेवियरटेलमंड 3/4 मून के साथ बड़े पर्दे पर लौटे जिसे जर्मन फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित किया गया, बवेरियन फिल्म अवार्ड और डायरेक्टर गिल्ड ऑफ जर्मनी मेट्रोपोलिस अवार्ड जीता और कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में दिखाया गया। उनके 2013 के प्रयास टूर डी फोर्स का प्रीमियर लोकार्नो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड पियाजा में हुआ था 2 और इसका उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था जहां वे अगले वर्ष अपने जन्मनगरी ड्रामा वन ब्रीथ के साथ लौटे थे। 3 चयनित फिल्मोग्राफी निदेशक लैम्बॉक 2001, एकटे मनेर 2003 टीवी फिल्म वाज निचट पास्ट वर्ड पासेंट जेमाचट 2003 टीवी श्रृंखला 3 एपिसोड डेर शेट्स डेर वीसेन फाल्कन डी 2005 हार्डक्वर 2008 केडीडी क्रिमिनल ऑडियंस्ट 2010 टीवी श्रृंखला 3 एपिसोड टैटोर्ट नी विएडर फ्री सीन डी 2010 टीवी श्रृंखला एपिसोड 3/4 मून 2011 टूर डी फोर्स 2014 वन ब्रीथ 2015 लोम्बॉक 2017 आर्थर्स गेसेट्स डी 2018 टीवी श्रृंखला 6 एपिसोड बैड बैंक्स 2020 टीवी सीरीज 6 एपिसोड एक्सटेरिटोरियल 2025 पटकथा लेखक डेर क्लाउन 1998 से 2001 टीवी सीरीज 15 एपिसोड मैर्चेन दिर डेनिस गेंसेल 2001 लैम्बर्क डीआर क्रिश्चियन जुबर्ट 2001 एब्सोल्यूट दास लेबेन 2002 से 2006 टीवी श्रृंखला 10 एपिसोड एकटे मनेर निर्देशक क्रिश्चियन जुबर्ट 2003
टीवी फिल्म। डेर शेट्स डेर वीसेन फाल्कन, डी दिर। क्रिश्चियन जुबर्ट, 2005। 30 समथिंग, डी। निर्देशक एनेट अर्नस्ट, डी। 2006 टीवी फिल्म। वोलिडियट, निर्देशक टोबी बाउमन, डी। 2007 टॉमी जॉर्ड के एक उपन्यास पर आधारित। डाई रोटेजोरा, डे। निर्देशक पीटर काहेन, डे। 2008 कर्ट हेल द्वारा लिखित द आउटसाइडर्स ऑफ उस्कोकिन कैसल पर आधारित। डॉन क्विक्सोट, निर्देशक सिबिल टैफेल, डी। 2008 टीवी फिल्म। हार्डक्वर, निर्देशक क्रिश्चियन जुबर्ट, 2008। ए एंगटाइम, डी। दिर। वोल्फगैंग ग्रूज, डी। 2009। न्यू वाहरसूड, डी। निर्देशक हरमायन हंटगेबर्थ, 2010 टीवी फिल्म। स्वेन रीजेनर के एक उपन्यास पर आधारित। 3/4 मून, निर्देशक क्रिश्चियन जुबर्ट, 2011। डैम्प न्यूडल ब्लूज, डे। DIR। एड हाजॉग, डे। 2013 रीटा फॉक के एक उपन्यास पर आधारित। वन ब्रीथ, निर्देशक क्रिश्चियन जुबर्ट, 2015। लोमबर्ग, DIR। क्रिश्चियन जुबर्ट, 2017। द कॉलोनी केस, DIR। मार्को क्रूजपेंटनर, 2019 फर्डिनेंड वॉन शिराज के एक उपन्यास पर आधारित। एक्स टेरिटोरियल, DIR। क्रिश्चियन जुबर्ट, 2025। जीन गॉर्सॉड, जन्म 4 अप्रैल 1996, एक जर्मन फ्रेंच अभिनेत्री हैं। वह नेटफ्लिक्स सीरीज बारबेरियन 2020 से 2022 और पैरामाउंट प्लस सीरीज द केमिस्ट्री ऑफ डेथ 2023 में अपनी भूमिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के बीच जानी जाती हैं। प्रारंभिक जीवन। गॉर्सॉड का जन्म पिन्नेबर्ग जिले में हुआ था, एक श्लेस्विग-होल्स्टीन में है, बर्ग के उत्तर में, एक जर्मन माँ और एक फ्रांसीसी पिता के यहाँ। 2 वह हेलस्टेनबेक में पली बढ़ी, जहाँ वह और उसकी बहन अपने यार्ड में नाटक किया करते थे। उन्होंने टास्क ड्रामा स्कूल में ड्रामा क्लास ली। 3 आजीविका। 2012 में गॉर्सॉड ने ब्यूटी ब्रांड बेबे यंग केयर के साथ मॉडलिंग की। 4 उसी वर्ष उन्होंने कीका पर डाई फेफर कॉर्नर, द पेपरकॉर्न और NDR फर्नसेन पर न्यूज ऑस ब्यूटेनवार्डर से समाचार के एपिसोड में अतिथि भूमिका के साथ अपना टेलीविजन डेब्यू किया। गॉर्सॉड ने 2015 में अंग्रेजी भाषा में अपनी शुरुआत की जब उन्होंने 7 पर ऑस्ट्रेलियाई बच्चों की श्रृंखला इन योर ड्रीम्स के सीजन 2 में आवर्ती चरित्र एम्मा की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने एरवाटुंगेन में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 2017 में वह RTL स्कूल सेट कॉमेडी ड्रामा डेर लेहर के 5वें सीजन में बीबी के रूप में शामिल हुईं, एक भूमिका जो वह 2019 में इसके 7वें सीजन तक निभाएंगी। 5 वह वेब सीरीज विशलिस्ट, टेलीविजन फिल्म जॉन एन जून 6 और पैरोडी फिल्म बुली प्रेड द मूवी में भी दिखाई दीं। 7 अपने फ्रेंच भाषा कौशल को सुधारने के लिए पेरिस में रहते हुए गॉर्सॉड को 2018 क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म द 15:17 टू पेरिस के लिए चुना गया था। 3 उन्होंने दास एर्स्ट सीरीज ह्यूबर्ट ओहने स्टालर में रेबेका जुंगब्लूट की भूमिका निभाई। 2020 में गॉर्सॉड ने नेटफ्लिक्स के ऐतिहासिक युद्ध नाटक बारबेरियन में वास्तविक जीवन की चेरुस्कन रईस थुस्नेल्डा का किरदार निभाना शुरू किया। 8-9 इसके बाद उन्होंने 2021 में वार्नर टीवी पर पैरा VR किंग में जैज के रूप में अभिनय किया। 10 और 2023 में पैरामाउंट प्लस के लिए साइमन बेकेट के उपन्यास के रूपांतरण ब्रिटिश थ्रिलर द केमिस्ट्री ऑफ डेथ में जेनी क्रॉस के रूप में अभिनय किया। 11 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2016 अभिप्राय वेनेसा। 2017 बुली प्रेड द मूवी बब्सरेला। पेस्टाना अन्ना लघु फिल्म। डाइटर नाखुश नहीं लड़की। 2018 15:17 पेरिस के लिए घास का मैदान। हमें क्या नहीं मारता। क्लासेंट्रेफन 1.0 केल्नेरिन क्लब। कोल्ड फीट डी जर्मन। काल्टेफ्यूसे निकोल। 2019 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह जर्मन डाइड्रे। सबरीना। 2022 जादुई बांसुरी लेडी एजियोर। 2025 बाह्य क्षेत्रीय सारा वुल्फ मुख्य भूमिका। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2012 2016 पेपरकॉर्न जर्मन
डाई फेफरकोनर, लारा लेहनेर्ट 2 एपिसोड। 2012 ब्यूटेनवार्डर से समाचार, जर्मन, न्यूज़ ऑस ब्यूटेनवार्डर, पाउला बर्त्रम एपिसोड, अस्तित्व। 2014 चार्लोट्स वेल्ट, गेहत निश्ट, गिप्स निश्ट गेराल्डिन टेलीविजन फिल्म। 2015 मर्डर्स की माली ग्राफ टेलीविजन फिल्म। आपके सपनों में एम्मा 3 एपिसोड, सीजन 2। वेलेरिया स्मिर्नोवा, जन्म 4 नवंबर 1992, जिन्हें पेशेवर रूप से लेरा अबोवा के नाम से जाना जाता है, एक रूसी और जर्मन अभिनेत्री और मॉडल हैं। वह एक से अधिक मॉडलिंग एजेंसियों के तहत काम करती है, जिनमें सेलेक्ट मॉडल मैनेजमेंट, ओई मैनेजमेंट और फैब्रिका मिलानो मैनेजमेंट शामिल हैं। पिच परफेक्ट स्पिन ऑफ, पिच परफेक्ट, बम्पर इन बर्लिन में उन्होंने थिया का किरदार निभाया। उन्हें नेटफ्लिक्स के वन पीस के रूपांतरण के लिए निको रॉबिन के रूप में कास्ट किया गया है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। अबोवा का जन्म 4 नवंबर 1992 को हुआ था और वह साइबेरिया के स्लावगोरोड गांव में पली बढ़ी। उसके अनुसार यह गांव इतना छोटा है कि यह नक्शे पर नहीं है। जब वह 13 साल की थी तो वह जर्मनी चली गई। वह जर्मन नहीं बोलती थी, इसलिए उसने संवाद करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक अनुवादक का इस्तेमाल किया। भाषा की बाधा और एक अलग पृष्ठभूमि से होने के कारण उसे अपने स्कूल के साथियों से जुड़ने में संघर्ष करना पड़ा। उसे गुलाबी पोकेमॉन टी शर्ट पहनना पसंद था और उसके पागल, लंबे बाल थे। जर्मन सीखने के बाद उसने कई दोस्त बनाए। जब वह 18 या 19 साल की थी तब उसने अपनी अंतिम परीक्षाओं से पहले स्कूल छोड़ दिया। 2016 में उन्हें डेविड सिम्स ने देखा, जिन्होंने एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। जल्द ही अन्य फैशन फोटोग्राफरों ने उन्हें साइन किया, जिसमें कॉलिन डोडसन और मारियानो विवांको, साथ ही दुनिया भर के कई देशों के वोग स्टाइलिस्ट शामिल थे। अपने करियर के पहले 2 वर्षों में उन्होंने कई विज्ञापन अभियानों में भाग लिया। 2, 3, 4, 2017 में ल्यूक बेसन ने उन्हें साशा लुस के साथ अपनी फिल्म अन्ना में मॉड की भूमिका में कास्ट किया। 5, 6 फिल्मोग्राफी। पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ सा 2019 अन्ना मॉड 7, 2025 बाह्य क्षेत्रीय इरीना किरावोल्कोवा, प्रिय मत करो, TBA 8, टेलीविजन, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ स्टीफन डग्रे स्कॉट, जन्म 26 नवंबर 1965, एक स्कॉटिश अभिनेता हैं। वह एवर आफ्टर 1998, मिशन इम्पॉसिबल 2, 2000, एनिग्मा 2001, रिप्ले गेम 2002, हिटमैन 2007 और माई वीक विद मर्लिन 2011 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। उन्हें स्कॉटिश क्राइम ड्रामा सीरीज क्राइम 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार और बाफ्टा से सम्मानित किया गया है। प्रारंभिक जीवन। स्कॉट का जन्म ग्लेनरोथ्स, फिफ, स्कॉटलैंड में हुआ था। वे एल्मा नामक एक नर्स के बेटे थे और एलन स्कॉट, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर के ट्रैवलिंग सेल्समैन और भूतपूर्व अभिनेता थे। इसके बाद उन्हें फिफ कॉलेज के किर्ककैल्डी कैंपस में पूर्णकालिक अभिनय और प्रदर्शन पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला। आजीविका। स्कॉट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत राष्ट्रीय रंगमंच, टेलीविजन और कठपुतली शो से की थी। वह टेलीविजन श्रृंखला सोल्जर में अपनी पहली भूमिका में दिखाई दिए और ट्विन टाउन में अपनी फिल्मी शुरुआत की। उनकी पहली प्रमुख फिल्म भूमिकाएं एवर आफ्टर में प्रिंस हेनरी और रॉबर्ट है एरिस के उपन्यास एनिग्मा के फिल्म रूपांतरण में नायक की थीं। उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल 2 में खलनायक की भूमिका निभाई और टॉम क्रूज द्वारा ऐसा करने के लिए चुना गया था। उन्हें एक्समेन के फीचर फिल्म संस्करण में वुल्वरिन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल 2 तय समय से आगे बढ़ गया और पीछा करने वाले दृश्य की शूटिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में वह घायल हो गए। उन्हें इस परियोजना से बाहर होने के लिए मजबूर किया गया और उनकी जगह एक्समेन में ह्यूग जैकमैन को लिया गया। 2002 में डाई अंडर डे की रिलीज के बाद स्कॉट जेम्स बॉन्ड के रूप में पियर्स ब्रॉसन की जगह लेने के लिए उम्मीदवार थे। 4 कई रिपोर्टों के बावजूद कि ईम प्रोडक्शंस 007 एडवेंचर कैसीनो रॉयल में स्कॉट को नए बॉन्ड के रूप में नामित करने की ओर झुक रहा था, भूमिका अंततः डैनियल क्रेग के पास चली गई। जनवरी 2006 में
वह मूसा के रूप में मिनी सीरीज द 10 कमांडमेंट्स में दिखाई दिए। वह एनबीसी सीरीज हीस्ट में भी दिखाई दिए, जो मार्च 2006 में 5 एपिसोड के लिए प्रसारित हुआ था। 2006 से 2007 तक उन्होंने डेस्परेट हाउसवाइव्स के तीसरे सीजन में टेरी हैचर के चरित्र की नई प्रेमिका के रूप में अभिनय किया। 2007 में उन्होंने हिटमैन वीडियो गेम पर आधारित फिल्म हिटमैन मई 2009 में यह घोषणा की गई कि वह नए ITV नाटक फादर एंड सन में पूर्व कैदी माइकल ओकॉनर की भूमिका निभाएंगे। स्कॉट ने द डे ऑफ द ट्रिफिड्स में अभिनय किया। 5 नाटक को दिसंबर 2009 में BBC वन क्रिसमस शेड्यूल के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया था। 6 2011 में स्कॉट ने अपनी पत्नी क्लेयर फोलानी के साथ फिल्म लव्स किचन में अभिनय किया। अप्रैल 2011 में स्कॉट ने BBC टीवी नाटक यूनाइटेड में फुटबॉल मैनेजर मैट बुस्बी का किरदार निभाया, जो 1958 के म्यूनिख हवाई दुर्घटना पर केंद्रित था, जिसमें बुस्बी बुरी तरह घायल हो गए थे लेकिन बच गए। 2013 में उन्होंने डॉक्टर हू एपिसोड हाइड में पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्चर घोस्ट हंटर एलेक पामर के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2014 में स्कॉट ने टेकन 3 में मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। 7 मार्च 2016 में स्कॉट तेल और गैस कंपनी BP के विज्ञापनों में ऑर्बी की आवाज बन गए। 8 अप्रैल 2016 में स्कॉट फियर द वॉकिंग डेड के दूसरे सीजन में थॉमस एबिगेल, विक्टर स्ट्रैंड के बिजनेस पार्टनर और प्रेमी के रूप में दिखाई दिए। 9 2019 में स्कॉट CW सीरीज बैटवुमन में जैकब केन के रूप में शामिल हुए, जो शीर्षक चरित्र के पिता थे जो एरोवर्स में सेट थे। उन्होंने दूसरे सीजन के दौरान सीरीज छोड़ दी। 10 वह क्राइम शो में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा और इंटरनेशनल एमी मिला। 2025 में स्कॉट ने नेटफ्लिक्स मूवी एक्सटेरिटोरियल में जीन गॉर्सॉर्ड के साथ अपनी पहली जर्मन भाषी भूमिका निभाई। 11 2010 में डगरे स्कॉट। व्यक्तिगत जीवन। स्कॉट पूर्व पत्नी सारा ट्रेविस के साथ जुड़वा बच्चों के पिता हैं। जन्म 1998। 8 जून 2007 को उन्होंने इटली में अभिनेत्री क्लेयर फोलानी से शादी की। 13 उनका एक बेटा है। 14 जिसका जन्म 27 दिसंबर 2014 को हुआ। स्कॉट हाइबर्नियन फुटबॉल क्लब का प्रशंसक है, जो उसके दादाजी के टीम के स्काउट होने से उपजा है। 15 3 मामा फुटबॉल रेफरी थे, जिनमें टॉम डगरे सबसे प्रमुख थे। 16 राजनीति। स्कॉट स्कॉटिश स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। बहुत से लोग हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि स्कॉटलैंड अपने खर्चे कैसे उठा सकता है। यह सवाल पूछने का नहीं है, हम खुद की देखभाल कर सकते हैं। हम पूरी तरह से एडनबरो के मुनाफे के आधार पर अंग्रेजों से आगे निकल सकते हैं। उन्होंने द बिग इश्यू से कहा, सवाल यह है कि क्या देश की अपनी सरकार होने से देश को बेहतर लाभ होगा? हमारे पास दुनिया के बारे में एक खास दृष्टिकोण है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का मतलब है, और हमारे पास बताने के लिए कई बेहतरीन कहानियां हैं। 17 फिल्मोग्राफी। 2013 वंडरकॉन में स्कॉट। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1994 राजकुमारी कैराबू ड्रैगून कैप्टन। 1997 ट्विन टाउन टेरी वाल्श। पेरिस में प्यार चार्ली डायरेक्ट टू वीडियो। उत्थान कैप्टन रॉबर्ट ग्रेव्स। 1998 गहरा प्रभाव एरिक वेनेकोर। तब से राजकुमार हेनरी। 1999 इस साल का प्यार कैमरून। परियों परी राजकुमार आवाज। ग्रेगरी की 2 लड़कियां फ्रेजर रोवन। चमत्कार निर्माता जॉन आवाज। 2000 मिशन असंभव 2 सीन एम्ब्रोस। 2001 पहेली टॉम जेरिको। 2002 रिप्ले का खेल जोनाथन ट्रेवेनी। 2003 एक राजा को मारना थॉमस फेयरफैक्स। कवि आंद्रेई। 2004 एक आखिरी मौका फ्रेंकी द फेंस। 2005 30 वर्ष की आयु से पहले करने योग्य कार्य कैस। प्यार के बारे में सच्चाई आर्ची। गहरा पानी काइल विलियम्स। 2006 उत्तम प्राणी सिलस। 2007 हिटमैन माइक व्हिटियर। 2008 डॉ जेकेल और मिस्टर हाइड डॉ जेकेल बटा मिस्टर हाइड। न्यू टाउन किलर्स एलिस्टेयर। 2011 वहाँ ड्रैगन है रॉबर्ट। प्यार की रसोई रोब हेली। थाउसेंड किसेस डीप लुडविग गिरॉक्स। मैरिलिन के साथ मेरा सप्ताह आर्थर मिलर। 2013 डेथ रेस 3
इन्फर्नो नाइल्स यॉर्क बटा फ्रेंकस्टीन डायरेक्ट टू वीडियो। अंतिम यात्री लुइस शेलर। 2014 लिया गया 3 स्टुअर्ट सेंट जॉन। 2015 द रिजोर्ट धनुराशि। वेटिकन टेप्स रोजर होम्स। टाइगर हाउस शेन। अप्रैल 2018 में फिशर का जिमी किमेल लाइव पर साक्षात्कार हुआ। उस समय वह केवल एक तौलिया और जींस पहने हुए थी जब उसके जाने से कुछ समय पहले उसकी ड्रेस का जिपर टूट गया। वह जिस ड्रेस को पहनने का इरादा रखती थी उसे लेकर वह मंच पर आई और दर्शकों से कहा, मैं मानसिक रूप से घबरा रही हूँ क्योंकि मैं एक टॉक शो में तौलिया पहनकर आई हूँ, लेकिन मैं शारीरिक रूप से बहुत सहज हूँ। 11 सितंबर 2019 को फिशर ने घोषणा की कि वह और एंजेला किन्से ऑफिस लेडीज नामक एक साप्ताहिक द ऑफिस रिवॉच पॉडकास्ट की सहमेजबानी करेंगे, जिसका प्रीमियर 16 अक्टूबर को हुआ था। 43 इसका पहला एपिसोड 16 अक्टूबर 2019 को जारी किया गया था। 42 उनके मेहमानों में अभिनेता जॉन क्रोसिंस्की, ऑस्कर नुनेज और रेन विल्सन, और निर्माता निर्देशक ग्रेग डेनियल, पॉल फीग और केन क्वापिस शामिल हैं। फिशर और किन्से ने अपने घरों में क्लोसेट स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड करके कोविड-19 महामारी के दौरान पॉडकास्ट का निर्माण जारी रखा। 21 जनवरी 2021 को ऑफिस लेडीज ने 2021 iHeart रेडियो पॉडकास्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। 44 फरवरी 2021 में फिशर और किन्से ने घोषणा की कि उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द ऑफिस BFF टेल्स ऑफ द ऑफिस फ्रॉम टू बेस्ट फ्रेंड्स हु वेयर देयर, जो द ऑफिस पर उनकी दोस्ती और समय के बारे में कहानियों और तस्वीरों का एक संग्रह है। 45 पुस्तक को 17 मई 2022 को हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स LL द्वारा हार्डकवर, ई-बुक और ऑडियो बुक के रूप में प्रकाशित किया गया था। 28 फरवरी 2023 को फिशर को ब्रॉडवे म्यूजिकल मीन गर्ल्स के फिल्म रूपांतरण में मिसेज हेरोन की भूमिका निभाने की घोषणा की गई, जो 2004 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित है। 47 अक्टूबर 2024 में फिशर और किन्से ने ऑफिस लेडीज के अगले चरण की घोषणा की, जो तब शुरू होगा जब वे अपना रिवॉच पूरा कर लेंगे। 6 नवंबर से शुरू होकर ऑफिस लेडीज सप्ताह में 2 बार प्रसारित होने वाले प्रारूप में चली जाएगी, जिसमें बुधवार के एपिसोड को ऑफिस लेडीज 6.0 इंच कहा जाएगा। फिशर और किन्से ने कहा कि भविष्य के एपिसोड में नए साक्षात्कार, सेट से अधिक कहानियां, यादृच्छिक विषयों में उनके पेटेंट किए गए गहरे गोता और गहन चरित्र अध्ययन शामिल होंगे। ऑफिस लेडीज 6.0 इंच के अलावा वे 11 नवंबर को सेकंड ड्रिंक नामक पॉडकास्ट में नई सामग्री के साथ फिर से शुरू से ही रिवॉच को फिर से चलाएंगे। 48 ओडेसी के अनुसार ऑफिस लेडीज के 400 मिलियन से अधिक डाउनलोड हैं और 2024 की दूसरी तिमाही के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 50 पॉडकास्ट के लिए एडिसन रिसर्च के आंकड़ों में पॉडकास्ट नंबर 34 पर दिखाई दिया और स्पॉटिफ पर 1 मिलियन से अधिक श्रोता पॉडकास्ट का अनुसरण करते हैं। 48 व्यक्तिगत जीवन। 2008 में फिशर के लॉस एंजल्स चले जाने के बाद उनके बचपन के दोस्त सीन गन ने उन्हें एक शोकेस में हिस्सा दिलाने में मदद की और फिर उन्हें अपने भाई, फिल्म निर्माता जेम्स गन से मिलवाया। 11 शोकेस में उस छोटे से हिस्से की वजह से फिशर को अपना पहला मैनेजर मिला। 11 उन्होंने और जेम्स गन ने 7 अक्टूबर 2000 को शादी की। 49 उन्होंने सितंबर 2007 में अलग होने की घोषणा की और 2008 में तलाक ले लिया। 50 51 52 2010 में फिशर ने गन की फिल्म सुपर में उनके द ऑफिस के सहकलाकार रेन विल्सन को कास्ट करने में गन की मदद की। 53 जून 2009 में फिशर की फिल्म निर्माता ली किर्क से सगाई की घोषणा की गई थी। 54 55 दोनों की मुलाकात द जायंट मैकेनिकल मैन के सेट पर हुई और वे प्यार में पड़ गए। यह किर्क द्वारा लिखित और निर्देशित एक फिल्म थी जिसका प्रीमियर अप्रैल 2012 में ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिशर ने वल्चर को बताया, मैंने खुद को फिल्म के निर्माता और अभिनेता के रूप में जोड़ा। फिर अगले 6 या 8 महीनों के लिए ली फिल्म लिख रहे थे और वे अलग अलग ड्राफ्ट जमा करेंगे और मैं उन्हें अपने विचार दूंगा। बहुत धीरे धीरे उन महीनों में हमारी मुलाकातें डेट्स में बदलने लगीं।
मैं उन्हें यह बताने में झिझक रही थी कि मेरे मन में उनके लिए भावनाएं विकसित हो रही हैं, क्योंकि यह मेरा पहला प्रोडक्शन जॉब है। मैं पेशेवर बनना चाहती थी और यहाँ मैं लेखक के प्यार में पड़ रही हूँ। 56-57 उन्होंने 3 जुलाई 2010 को विवाह किया। विवाह समारोह का संचालन उनके मित्र जेफ प्रॉब्स्ट ने किया, जिनसे उनकी मुलाकात प्राइम टाइम एमी पुरस्कार पार्टी में हुई थी। 58-59-60 फिशर और किर्क ने मई 2011 में अपने पहले बच्चे के साथ अपनी गर्भावस्था की घोषणा की। गर्भावस्था द ऑफिस के 8वें सीजन में उनके चरित्र की दूसरी गर्भावस्था के साथ मेल खाती थी। सितंबर 2011 में फिशर ने अपने बेटे को जन्म दिया। 61-62-63 मई 2014 में उसने अपने दूसरे बच्चे, एक बेटी को जन्म दिया। 64-65 इसके अलावा सगाई के दौरान किर्क ने मार्च 2010 में द ऑफिस के सीजन 6 के एपिसोड द डिलीवरी में क्लार्क के रूप में एक कैमियो किया, जो पुरुष स्तनपान सलाहकार है जो फिशर के चरित्र की जांच करता है। 66 फिशर पशु कल्याण के बारे में भावुक हैं और लॉस एंजल्स के संगठनों किटन रेस्क्यू और रेस्क्यू रोवर से जुड़ी हुई हैं। 67 द ऑफिस से पहले उन्होंने 2 समूहों के लिए 3 साल तक बचाव कार्य किया। 68 वह नियमित रूप से बिल्लियों को पालती हैं और 2008, 2009 और 2010 में किटन रेस्क्यू के वार्षिक फुटबॉल गाला की मेजबानी की। 69 अक्टूबर 2024 में फिशर ने खुलासा किया कि उन्हें 1 साल पहले स्तन कैंसर का पता चला था, लेकिन 12 राउंड कीमोथेरेपी और 3 सप्ताह की रेडिएशन थेरेपी और लंपेक्टोमी के बाद वह कैंसर मुक्त हो गईं। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि उनकी ऑफिस लेडीज की सहोस्ट एंजेला किन्से ने पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के दौरान उनकी सुरक्षा की और वकालत की। 70, 71, 72 फिल्मोग्राफी 2005 में अपने लॉली लव अनुभव के समान ही कई तात्कालिक ऑडिशन के बाद फिशर को मूल बीबीसी सीरीज पर आधारित एनबीसी हिट द ऑफिस में पाम बीसली की भूमिका मिली। अपने पहले ऑडिशन से पहले कास्टिंग डायरेक्टर एलिसन जोन्स ने उनसे कहा, मुझे बोर करने की हिम्मत करो। 14 अभिनय के काम की तलाश करते हुए फिशर ने खुद लॉस एंजल्स के कार्यालयों में रिसेप्शनिस्ट और प्रशासनिक सहायक के रूप में कई साल बिताए, अपने टेलीविजन समकक्ष की तरह, और इस तरह उन्हें लगा कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त हैं। 20 पाम की यात्रा से बहुत जुड़ी हुई हूँ, उन्होंने 2009 में एनपीआर को बताया। मुझे यह किरदार निभाना बहुत पसंद है। 14 द ऑफिस के प्रीमियर के तुरंत बाद फिशर ने श्रृंखला की सफलता पर ध्यान केंद्रित किया। अप्रैल 2005 में अपने अल्मा मेटर के छात्र समाचार पत्र के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ईमानदारी से लंबे समय तक पाम की भूमिका निभाना बहुत अच्छा होगा। मेरे पास फिल्म स्टार बनने की कोई बड़ी आकांक्षा नहीं है। एक लंबे समय तक चलने वाले हिट टीवी शो में काम करना पसंद करूंगी। आप एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 11 द ऑफिस के तीसरे सीजन के लिए फिशर को 2007 में 59वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। 21 जनवरी 2008 में द ऑफिस के कलाकारों ने 14वें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स में कॉमेडी सीरीज में कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। फिशर, जिन्हें उनकी ओर से स्वीकृति भाषण देने के लिए चुना गया था, ने कहा, हमें साथ मिलकर काम करना वाकई पसंद है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, साथ मिलकर काम करना और साथ रहना पसंद करते हैं। और एक कलाकार के रूप में इस समूह के बहुत से लोगों ने लंबे समय तक गैरकामकाजी अभिनेताओं के रूप में संघर्ष किया है, जैसे 8, 12, 15, 20 साल। इसलिए हम हमेशा आभारी हैं। हम इसे हल्के में नहीं लेते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 22, 23, 24 फिशर 2006 में ब्रावो के सेलिब्रिटी पोकर शोडाउन में दिखाई दीं। उन्होंने लुइसियाना के न्यू ऑर्लियंस में शूट की गई श्रृंखला के 8वें टूर्नामेंट में भाग लिया और कैथोलिक चैरिटीज यूएसए के सुनामी रिलीफ के लिए खेला। 2007 में उन्होंने विली वाइजली के एकल थ्रू एनी विंडो के संगीत वीडियो में अभिनय किया, जिसका निर्देशन उनके लंबे समय के दोस्त जॉन कैब्रेरा ने किया था। वह वाइजली को उनके पति की फिल्मों में से एक लॉली लव और ट्रोमियो एंड जूलियट के साउंड ट्रैक पर किए गए काम से जानती थीं। 25
उसी वर्ष दिसंबर में राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के दौरान फिशर डार्क मैजिक के एपिसोड 25 में सेक्रेड फूल्स थिएटर कंपनी में दिखाई दी। फिशर ने कहा कि गन ने उन्हें शेल्बी की भूमिका जन्मदिन के तोहफे के रूप में दी थी। 27 अगले वर्ष उन्होंने 3 फीचर फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं, द ब्रदर्स सोलोमन, विल अर्नेट और विल फोर्ड के साथ, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी, अर्नेट, विल फेरेल, जॉन हेडर और एमी पोहलर के साथ, और वॉक हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी, जॉन सी रेली के साथ, जिनके साथ उन्होंने 2008 की द प्रमोशन में फिर से सहाभिनय किया, जिसमें सीन विलियम स्कॉट भी थे। 28, 29, 30 2009 में फिशर ने सोलिटरी मैन और ए लिटिल हेल्प फिल्मों की शूटिंग पूरी की। बाद वाला 2010 की गर्मियों में सिएटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाया गया। 12, 31, 32 उसी गर्मियों में उन्होंने फेरेल्ली भाइयों की कॉमेडी हॉल पास पर भी फिल्मांकन किया, जो फरवरी 2011 में रिलीज हुई थी। 33 उन्हें समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नाटक सैड है एप्पी सकर के मध्य अगस्त से अक्टूबर 2010 तक के रन का निर्माता नामित किया गया था, जिसे उनके पति ली किर्क ने लिखा था और दोस्त सीन गन ने निर्देशित किया था। यह पहले फरवरी और मार्च 2007 में एक थिएटर वर्कशॉप के रूप में चला था। 34 जुलाई 2009 में फिशर ने मिसौरी के सेंट लुइस के बुश स्टेडियम में MLB ऑल स्टार वीक उत्सव के हिस्से के रूप में टैको बेल ऑल स्टार लीजेंड्स और सेलिब्रिटी सॉफ्टबॉल गेम में नेशनल लीग टीम के लिए लेफ्ट फील्ड खेला। 35 उन्हें उस वर्ष प्रोएक्टिव स्किनकेयर सॉल्यूशंस के लिए एक आधिकारिक प्रवक्ता नामित किया गया था। 36 और 2010 में विस्कॉन्सिन मिल्क मार्केटिंग बोर्ड ग्रिल्ड चीज अकादमी वेबसाइट के पीछे की आवाज के रूप में घोषित किया गया था। 37 मार्च 2010 में वह अपने अल्मा मेटर नेरिनक्स हॉल हाई स्कूल के लिए एक वार्षिक धन उगाहने वाली नीलामी की सह-अध्यक्षता करने के लिए लौटीं, जहां उन्होंने द ऑफिस के एक सेट की यात्रा और श्रृंखला से कई ऑटोग्राफ किए गए प्रॉप्स की नीलामी की। 38 द ऑफिस खत्म करने के बाद फिशर ने ऑफ ब्रॉडवे प्ले रीजन्स टू बी हैप्पी में अभिनय किया, जिसे नील लाब्यूटे ने लिखा और निर्देशित किया, जो मई से जून 2013 तक चला। 39 उन्होंने 30 जुलाई से 18 सितंबर 2016 तक कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में ओल्ड ग्लोब थिएटर में स्टीव मार्टिन की कॉमेडी मेटियोर शावर के विश्व प्रीमियर में अभिनय किया। उन्होंने अभिनेता ग्रेग जर्मन, एलेक्जेंड्रा हेनरिक्सन और जोश स्टैम्बर्ग के साथ भी काम किया। रेजिना मैरी किर्क 1 नी फिशर, जन्म 7 मार्च 1974, 2 जिन्हें पेशेवर रूप से जेना फिशर के नाम से जाना जाता है, 3 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें NBC सिटकॉम द ऑफिस 2005 से 2013 में पाम बीसली के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2007 में कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। वह सीरीज के 9वें और अंतिम सीजन की निर्माता भी थीं। फिशर ने स्काई 1 और NBC कॉमेडी ड्रामा सीरीज यू मी एंड द एपोकैलिप्स 2015 और ABC सिटकॉम स्प्लिटिंग अप टुगेदर 2018 से 2019 में भी मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने कॉमेडी फिल्मों ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी 2007, वॉक हार्ड, द डेवी कॉक्स स्टोरी 2007, द प्रमोशन 2008, हॉल पास 2011 और द जायंट मैकेनिकल मैन 2012 में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जो उनके पति ली किर्क द्वारा निर्देशित फिल्म थी। उन्होंने ड्रामा फिल्मों सोलिटरी मैन 2009, ब्रेड स्टेटस 2017 और द 15:17 टू पेरिस 2018 में भी मुख्य भूमिकाएं निभाईं। फिशर ने एम्प्लॉय ऑफ द मंथ 2004, स्लिथर 2006 और मीन गर्ल्स 2024 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। फिशर वर्तमान में द ऑफिस की अपनी सहकलाकार एंजेला किन्से के साथ पॉडकास्ट ऑफिस लेडीज की सहोस्ट हैं। फिशर की पहली पुस्तक द एक्टर्स लाइफ ए सर्वाइवल गाइड नवंबर 2017 में प्रकाशित हुई थी। 4 प्रारंभिक जीवन। फिशर का जन्म फोर्ट वेन, इंडियाना में हुआ था और उनका पालनपोषण सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ। 5-6 उनकी मां एनी नी मिलर एक इतिहास की शिक्षिका हैं। उनके पिता जेम्स सी फिशर एक इंजीनियर हैं। 7 उनकी एक छोटी बहन एमिली तीसरी कक्षा की शिक्षिका है। 8
उन्होंने पहली बार 6 साल की उम्र में प्रदर्शन किया जब उन्होंने सेंट लुइस के हेनरी स्कूल में अपनी मां द्वारा सिखाई गई एक अभिनय कार्यशाला में भाग लिया, एक कार्यशाला जिसमें अभिनेता सीन ने भी भाग लिया, जिनके साथ वह बड़ी हुईं। 9 बाद में उन्होंने मैनचेस्टर, मिसौरी में पिरेमोंट एलिमेंट्री स्कूल और वेबस्टर ग्रोव्स, मिसौरी में एक निजी ऑल गर्ल्स कैथोलिक स्कूल नेरिनक्स हॉल हाई स्कूल में पढ़ाई की। 10 उन्होंने ट्रूमैन स्टेट यूनिवर्सिटी से थिएटर में बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ साथ पत्रकारिता में माइनर की डिग्री हासिल की है, जहां उन्होंने मूल रूप से प्रीलो हिस्ट्री मेजर के रूप में दाखिला लिया था। 11 आजीविका, प्रारंभिक कार्य और लॉली लव। ट्रूमैन स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान फिशर ने एक टूरिंग मर्डर मिस्ट्री डिनर थिएटर ग्रुप के साथ परफॉर्म किया। 12 1998 में लॉस एंजल्स जाने के बाद उन्होंने जू डिस्ट्रिक्ट थिएटर कंपनी के साथ कॉमेडिया डेलार्टे का प्रदर्शन करना शुरू किया और 1922 की फिल्म नोस्फेरातु के संगीतमय रूपांतरण में उनकी उपस्थिति के दौरान एक टैलेंट एजेंट ने उन्हें देखा। इसके कारण उन्होंने एजेंट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 13 फिशर को फिल्म और टेलीविजन में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी पहली भुगतान वाली फिल्म भूमिका रोनाल्ड रीगन यूसीएलए मेडिकल सेंटर से रिहा होने पर मानसिक रोगियों के लिए एक यौन शिक्षा वीडियो में थी। 14 जब वह कैलिफोर्निया पहुंची तब से लेकर उसे अपना पहला टेलीविजन बोलने वाला किरदार मिलने में 3 साल लग गए, जब उसने 2001 में टीवी सिटकॉम स्पिन सिटी में एक वेट्रेस की भूमिका निभाई। 15 बाद में उन्होंने छोटी स्वतंत्र फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाए, जिनमें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, लकी 13 और द स्पेशल्स शामिल हैं। फिर कोल्ड केस, मिस मैच, ऑफ सेंटर, 6 फीट अंडर, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, दैट, 70 शो, अनडिक्लेयर्ड और व्हाट आई लाइक अबाउट यू सहित टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। 16 अपने करियर की प्रगति से असंतुष्ट फिशर ने मामलों को अपने हाथों में ले लिया। अपने स्वयं के मॉक्यूमेंट्री लॉली लव, उनका एकमात्र निर्देशन क्रेडिट, में लेखन, निर्देशन और अभिनय किया, जिसमें उनके तत्कालीन पति जेम्स गन और दोस्त लिंडा कार्डेलिनी, जूडी ग्रीर, लॉयड कॉफमैन और जेसन सेगेल ने सह अभिनय किया। उन्होंने पुस्तक के रूप में एक स्वनेतृत्व वाली रचनात्मकता सेमिनार द आर्टिस्ट्स वे में भाग लेना शुरू किया। उस किताब को करने से मुझे यह विचार आया, जब हमने इसे शुरू किया तो यह एक वास्तविक फिल्म भी नहीं होनी चाहिए थी। यह सिर्फ जेम्स और मेरे लिए खुद को खुश करने के लिए एक इम्प्रोव प्रोजेक्ट होने जा रहा था। 17 एक कैमरे का उपयोग करके, जो उसने गन को शादी के तोहफे के रूप में दिया था, यह शो में आने की संभावना के लिए मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन अभ्यास था। उद्धरण वांछित। लॉली लव का प्रीमियर नवंबर 2004 में सेंट लुइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, फिशर और गन का गृहंगर, में हुआ था और इसे ट्रोमाडांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। अपनी भूमिका के लिए फिशर को स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड इमर्जिंग एक्टर अवार्ड मिला। 18 अपने करियर में फिल्म के योगदान के बावजूद उन्होंने सेंट लुइस कला और मनोरंजन पत्रिका के सामने स्वीकार किया कि इस अनुभव ने उन्हें भविष्य में निर्देशन करने से रोक दिया। निर्देशन थकाऊ था और लेखन दर्दनाक था। एक फिल्म का निर्देशन करना और उसमें अभिनय करना बहुत मुश्किल था। हमारे पास एक बहुत छोटा दल भी था, इसलिए मैंने बहुत सारे काम किए जो एक सामान्य निर्देशक को नहीं करने पड़ते, जैसे कि प्रॉप्स बनाना और दोपहर का भोजन परोसना। एक साथ किरदार में भल रही थी, अपनी लाइनें दोहरा रही थी, अगले शॉट के लिए ड्रेसिंग कर रही थी, एक अभिनेता को कोचिंग दे रही थी और अपने डीपी के साथ विचार मंथन कर रही थी। मैं मल्टीटास्किंग में अच्छी हूँ, लेकिन यह मेरे लिए बहुत ज्यादा था। मैं किसी एक हिस्से का उस तरह से आनंद नहीं ले पाई जिस तरह से मैं चाहती। मुझे लगता है कि मैं अभिनय से जुड़ी रहूंगी। वह हिस्सा शानदार था। 19 पॉल जेफरी बर्न, जन्म 15 दिसंबर 1974, एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्हें मार्टिन स्कॉर्सेसे की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट 2013 में निकी, रुग्रेट, कोस्कॉफ, UPN/CW सीरीज द गेम में इरव स्मिथ और निक्लोडियन की एनिमेटेड सीरीज द लीजेंड ऑफ कोर्रा 2012 से 2014 में बोलिन की भूमिका के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। बर्न का जन्म मैपलवुड, न्यू जर्सी में एम्मा एन फेरारो और पॉलाई बर्न जूनियर के घर हुआ था। 1, 2 और वे आयरिश और इतालवी वंश के हैं। 3
उनका पालन पोषण ओल्ड टप्पन, न्यू जर्सी में हुआ, जहां उन्होंने ओल्ड टप्पन में नॉर्दर्न वैली रीजनल हाई स्कूल से स्नातक किया। 4. बर्न ने बोस्टन कॉलेज से वित्त और थिएटर में डबल मेजर और डेपॉल यूनिवर्सिटी के थिएटर स्कूल से MFA की डिग्री हासिल की। वह एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन BC में एक ड्रामा शिक्षक ने उन्हें अभिनय के प्रति अपने जुनून का पालन करने के लिए मना लिया। 5. आजीविका। बर्न ने अपने करियर की शुरुआत ब्रूस ऑलमाइटी, फन विद डिक एंड जेन, बिविच्ड और बिकॉज आई सेड सो जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाओं से की थी। द गेम में आवर्ती भूमिका मिलने से पहले उन्होंने ER, द वेस्ट विंग, रेनो 911 और NCIS जैसी टेलीविजन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं। 6. बर्न ने डिनर फॉर श्मक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, द कैंपेन और हॉरिबल बॉस जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। उन्हें फाइनल डेस्टिनेशन 5 में मुख्य भूमिकाओं में से एक में लिया गया था, जिसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह एक व्यावसायिक सफलता थी। 7. अपनी ऑनस्क्रीन भूमिकाओं के अलावा बायर्न ने निकेलोडियन सीरीज द लीजेंड ऑफ कोरा में मुख्य भूमिकाओं में से एक, बोलिंग की आवाज प्रदान की, जो 2012 में शो की शुरुआत से लेकर 2014 में इसके अंत तक थी। 8. उन्होंने जस्टिस लीग एक्शन में आवर्ती चरित्र फायरस्टॉर्म को आवाज दी। 2013 में बर्न मार्टिन स्कॉर्सेसे की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में दिखाई दिए, जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली और कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 5. अगले वर्ष उन्होंने टेलीविजन सीरीज इंटेलिजेंस में अभिनय किया। 6. वह 2018 की एक्शन फिल्म रैम्पेज में ड्वेन जॉनसन के साथ शामिल हुए। 8. व्यक्तिगत जीवन। बर्न लॉस एंजल्स में अपनी पत्नी जेमी के साथ रहते हैं। 9. जो लॉस एंजल्स और बेवर्ली हिल्स में स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यकारी निदेशक थीं और वर्तमान में जेमी बर्न इवेंट्स LLC की अध्यक्ष हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। 10. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स बटा संदर्भ। 2003 ब्रुश अलमाइटी घबराया हुआ न्यूज़ रूम कर्मचारी। 2005 डिक और जेन के साथ मस्ती हंसते हुए कार्यकारी। मोहित लेखक। 2007 चार्ली विल्सन का युद्ध जिम वान वेगेनन। सर्वशक्तिमान इवान के कर्मचारी। लॉस एंजल्स में प्रेमविहीनता नाशपाती की मदिरा। ने ऐसा कहा क्योंकि फोटोग्राफर। 2008 दयालु बने रिवाइंड श्री बेकर। पहला रविवार डॉ प्रेस्टन। चचेरे भाई बहनों का चुंबन टकर। सरफर, दोस्त जानों के वकील। आत्मा पुरुष फ्लोयड के डॉक्टर। 2009 परमानंद की खोज गैरी। 2010 श्मक्स के लिए डिनर डेवेंटपोर्ट। घटना के बाद स्टोन, स्कारलाटोस और सैडलर ने हमले को रोकने में अपने कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने स्टोन, उनके दोस्तों एलेक्स स्कारलाटोस और एंथनी सैडलर, साथ ही ब्रिटिश व्यवसायी क्रिस नॉर्मन को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान नाइट्स ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, शेवेलियर्स डे ला लेगियन डी होनूर से सम्मानित किया। 18. ओलांद ने कहा कि पुरुषों ने आतंक का सामना किया और उन्होंने हमें साहस, इच्छाशक्ति और इसलिए आशा का सबक दिया। 18. फ्रांसीसी आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कैज़नेवे ने उनकी बहादुरी के लिए उनकी प्रशंसा की, जैसा कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने किया था। 19. व्हाइट हाउस ने अमेरिकी सेवा सदस्यों सहित कई यात्रियों के साहस और त्वरित सोच के लिए आभार व्यक्त किया, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमलावर को काबू में किया। 20. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तीनों अमेरिकियों को फोन किया और उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 21. स्टटगार्ट में अमेरिकी यूरोपीय कमांड के जनरल फिलिप एम. ब्रीडलव ने भी अपनी आवाज में तीनों अमेरिकियों को उनके कार्यों के लिए नायक कहते हुए अपनी बात कही, जो साफ तौर पर हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं के साहस और प्रतिबद्धता को दर्शाता है, चाहे वे ड्यूटी पर हों या छुट्टी पर। 22. कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो के मेयर केविन जॉनसन ने स्कारलाटोस, सैडलर, स्टोन और 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों के सम्मान में एक परेड आयोजित की। 23. स्टोन को पेंटागन में आयोजित एक समारोह में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स एयरमैन मेडल और पर्पल हार्ट से सम्मानित किया गया। 5. एयरमैन मेडल कभी कभार ही दिया जाता है और इसे केवल युद्ध के बाहर उल्लेखनीय वीरता के लिए दिया जाता है। 24. आतंकवादी और उसके 3 कथित साथियों का मुकदमा नवंबर 2020 में आगे बढ़ा।
स्पेंसर स्टोन और एलेक्स कालाटोस को गवाही देने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन स्टोन को अज्ञात कारणों से फ्रांस में अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी गवाही में देरी हुई। 25 इसके बावजूद अभियोजकों को वे सजाएं मिलीं जो वे चाहते थे। एल खजानी को हत्या के प्रयास और आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि 3 साथी जिन्होंने उसे सीरिया से फ्रांस की यात्रा करने और उसे हथियारबंद करने में मदद की, बिलाल चतरा, रेडोने एल अमरानी इजरेरीफी और मोहम्मद बक्काली को क्रमशः 27 साल, 7 साल और 25 साल की सजा मिली। एल खजानी ने स्वीकार किया कि अब्देलहामिद अबाउद, जिसे 2015 में फ्रांसीसी पुलिस ने मार गिराया था, ने हमले का मास्टरमाइंड किया था। 26 आजीविका 2012 से 2016 हाई स्कूल के बाद वह संयुक्त राज्य वायुसेना में भर्ती हुए और एक एरोस्पेस चिकित्सा सेवा तकनीशियन बन गए। स्टोन को शुरू में कैलिफोर्निया के फेयरफील्ड में ट्रेविस एयर फोर्स बेस में 60वें मेडिकल ऑपरेशंस स्क्वाड्रन पीडियाट्रिक्स फ्लाइट में नियुक्त किया गया था। 27 एक मेडिकल तकनीशियन के रूप में जो उन बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए जिम्मेदार थे जिन्हें इलाज की जरूरत थी, और उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स अजोरेस में प्रशिक्षण लिया। स्टोन के एक प्रशिक्षक जोआओ सैंटोस ने कहा कि वह वास्तव में एक अच्छा लड़का है, विनम्र, अच्छी तरह से शिक्षित और सीखने का बहुत इच्छुक है। 7 अक्टूबर 2015 में फ्रांस में साहसिक कार्यों के कारण स्टोन को कैलिफोर्निया के ट्रेविस एयर फोर्स बेस में वरिष्ठ एयरमैन के पद पर पदोन्नत किया गया था। स्टोन ने टिप्पणी करते हुए कहा, स्टाफ सार्जेंट के पद पर पदोन्नत होना सम्मान की बात है और मैं अपने साथी वायुसैनिकों का नेतृत्व करने के अवसर के लिए अत्यंत आभारी हूं, और कहा कि मैं अपने आगे आने वाले विकास और चुनौतियों के लिए तैयार हूं। जनवरी 2015 में स्टोन ने नॉन कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एयरमैन लीडरशिप स्कूल में दाखिला लिया। स्टोन ने घोषणा की कि वह फ्रांस में अमेरिकी राजदूत जेंडी हार्टले से मिलने के बाद नवंबर 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स छोड़ देंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी रुचि को और बढ़ाया। वह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स या दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डिग्री हासिल करने की योजना बना रहे हैं। 28 2016 वर्तमान यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स से अपने जाने के बाद से स्टोन ने कई सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं। स्पाइक के वार्षिक 2016 गाइज चॉइस अवार्ड्स में सम्मानित स्टोन और उनके दोस्त एलेक्स कालाटोस और एंथनी सेलर ने 4 जून 2016 को अभिनेता क्लिंट ईस्टवुड से हीरो अवार्ड स्वीकार किया, उनके साथ मंच के पीछे बातचीत की। 29 लोग हमसे पूछने की कोशिश करते हैं कि हमने सबसे शानदार काम क्या किया है, लेकिन मैं 100 नाम बता सकता हूं। उन्हें वर्गीकृत करना मुश्किल है, स्टोन ने कहा। 29 जनवरी 2016 में घोषणा की गई थी कि स्टोन, स्कारलाटोस और सेलर अंतर्राष्ट्रीय संवाददाता और लेखक जेफरी ई. स्टर्न के साथ द 15:17 टू पेरिस नामक एक संस्मरण पर काम कर रहे थे। इसमें 2015 के थेलिस ट्रेन हमले की घटनाओं को दिखाया जाएगा। 30 पर्सियस बुक्स ग्रुप के एक प्रचारक ने उनके आगामी संस्मरण को एक आतंकवादी हमले की मनोरंजक सच्ची कहानी के रूप में सनसनीखेज बताया, जिसने 500 से अधिक लोगों को मार दिया होता अगर उनकी कार्रवाई न होती, लेकिन यह 3 अमेरिकी लड़कों, उनकी दोस्ती और हमारे प्रिय मूल्यों की कहानी भी है। 30 पर्सियस के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड स्टीनबर्गर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह एक फिल्म बनने जा रही है। यह बेहद सिनेमाई है। 30 यह संस्मरण जनता के लिए 23 अगस्त 2016 को उपलब्ध कराया गया था, 2015 के थेलिस ट्रेन हमले के लगभग 1 साल बाद। 31 स्वीकृति में स्टोन ने कहा कि वह सारा श्रेय भगवान को देता है और अपने परिवार, दोस्तों, संयुक्त राज्य वायुसेना, सैक्रामेंटो के नागरिकों और संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों की आगे की स्वीकृति दी। 32 स्टोन, स्कारलाटोस और सेलर अक्टूबर 2016 में एक विशेष होमटाउन हीरोज सप्ताह के भाग के रूप में हु वांट्स टू बी मिलियनेयर में दिखाई दिए। एक टीम के रूप में खेलते हुए उन्होंने $250,000 जीते। 33 जुलाई 2017 में यह घोषणा की गई थी कि क्लिंट ईस्टवुड स्टोन, स्कारलाटोस और सेलर के संस्मरण के नाम पर आगामी जीवनी फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें उनके साथ अभिनेत्रियां जेना फिशर और जूडी ग्रीर भी होंगी। फिल्मांकन 11 जुलाई 2017 को शुरू हुआ। 34
यह फिल्म 9 फरवरी 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। 35 फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जो तीनों लीड के अभिनय की काफी हद तक आलोचना कर रहे थे। 36 हालांकि रोजरबर्ट.com के आलोचक मैट जोलर-सेट्स ने व्यक्त किया कि फिल्म की मिलनसार शून्यता को केवल 3 पुरुषों के शांत करिश्मे से भुनाया गया। 37 छुरा स्पेंसर जॉन स्टोन, जन्म 13 अगस्त 1992, एक अमेरिकी पूर्व संयुक्त राज्य वायुसेना स्टाफ सार्जेंट हैं। 2 अगस्त 2015 में स्टोन ने दोस्तों एलेक्स कार्लाटोस और एंथनी सैडलर और 3 अन्य यात्रियों के साथ एक ऑफ ड्यूटी ट्रेन ड्राइवर के साथ एक तेज रफ्तार पेरिस जाने वाली ट्रेन में एम्स्टर्डम से यात्रा करते समय एक अकेले भारी हथियारों से लैस मोरक्को के आतंकवादी को निहत्था कर उसे वश में कर लिया। 3 दिन बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने स्टोन, सैडलर और स्कारलाटोस के साथ साथ ब्रिटिश नागरिक क्रिस नॉर्मन को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। 4 स्टोन को फ्रांस में अमेरिकी राजदूत जेंडी हार्टले ने असंख्य लोगों की जान बचाने में उनके कार्यों के लिए और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पेंटागन में तीनों को सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। 8 अक्टूबर 2015 को स्टोन को सैक्रामेंटो में एक लड़ाई के दौरान चाकू मार दिया गया था और 15 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उन्हें अक्टूबर के अंत में वरिष्ठ एयरमैन और फिर नवंबर 2015 में स्टाफ सार्जेंट के रूप में पदोन्नत किया गया था। 2018 में उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड द्वारा निर्देशित फिल्म द 15:17 टू पेरिस में खुद को चित्रित किया, जो स्कारलाटोस और सैडलर के साथ उनके अनुभवों का विवरण देने वाली इसी नाम की 2016 की पुस्तक पर आधारित थी। प्रारंभिक जीवन स्पेंसर जॉन स्टोन का जन्म 13 अगस्त 1992 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में ब्रायन स्टोन और जॉयस एस्केल के घर हुआ था। 6, 7, 8 स्टोन के 2 भाई बहन हैं। एक बड़ा भाई एवरेट, जो रेडवुड सिटी में कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोलमैन है, और एक बड़ी बहन केली। कारमाइकल में पले-बढ़े स्टोन ने अपने अब के सबसे अच्छे दोस्तों एलेक्स कार्लाटोस और एंथनी सैडलर से फेयर ओक्स के छोटे से के 12 फ्रीडम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई के दौरान मुलाकात की और वयस्कता में अपनी दोस्ती जारी रखी। 7 तीनों पुरुषों को एक गहरी धार्मिक पृष्ठभूमि और अपने समुदाय की सेवा में विश्वास साझा करने और खुद को ईसाई के रूप में पहचाने जाने के रूप में वर्णित किया गया है। 9 उनकी मां ने कहा कि वह एक सैनिक बनना चाहते थे। 7 एक शिक्षक और कोच ने कहा कि स्टोन हमेशा परिवार और दोस्तों का ख्याल रखता था। उसका नीला कॉलर वाला रवैया और वह दूसरों की कितनी परवाह करता था। वह गेंद की तरह सिकुड़ने के बजाय आगे बढ़ने वाला होता था और वह हमेशा अपने साथियों को उठाने की कोशिश करता था, उन्हें हाई फाइव देता था। 7 2015 थालिस ट्रेन हमला 2015 में थालिस ट्रेन हमले को रोकने के लिए स्टोन और उसके दोस्तों के लिए कई समारोह आयोजित किए गए थे। 11 सितंबर 2015 को कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो शहर में स्टेट कैपिटल बिल्डिंग में सैक्रामेंटो होमटाउन हीरोज परेड और उत्सव के दौरान स्टोन का एक असाधारण नायक के रूप में स्वागत किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद 24 अगस्त 2015 को पेरिस के एलिसी में एक समारोह के दौरान पत्थर पर लीजन ऑफ ऑनर लगाते हुए। मुख्य लेख 2015 थालिस ट्रेन हमला 21 अगस्त 2015 को स्टोन और उनके बचपन के दोस्त एलेक्स कार्लाटोस और एंथनी सैडलर यूरोप में दर्शनीय स्थलों की छुट्टी के दौरान एक साथ यात्रा कर रहे थे, जब वे ब्रसेल्स के रास्ते पेरिस के लिए एम्स्टर्डम से बंधे थेलिस ट्रेन 9364 में सवार हुए। 9 स्टोन संयुक्त राज्य वायुसेना के 65वें एयर बेस समूह में सेवारत थे और घर लौटने से पहले छुट्टी पर थे। एक 25 वर्षीय मोरक्को का व्यक्ति अयूब अल-खजानी 11 ट्रेन की कार नंबर 12 में था, जो पूरी तरह से स्वचालित ड्रेको शॉर्ट बैरल कार्बाइन से लैस था और गोला बारूद की 9 अतिरिक्त 30 राउंड मैगजीन ले जा रहा था। 12-13 कई लोगों ने बंदूकधारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहे। 11 सैडलर 14 स्टोन को गोली की आवाज और कांच के टूटने की आवाज से जगाया गया था और स्कारलाटोस ने स्टोन को जाने के लिए कहा था। अर्मेनियाई अमेरिकी शिक्षक और संगीतकार मार्क मुगालियन ने आतंकवादी अयूब एल-खजानी से कार्बाइन छीन ली थी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक लुगर पिस्तौल से गोली लगी थी जो उनके हमलावर ने रखी थी, जिसने फिर फर्श से अपनी कार्बाइन निकाली। ड्रेको के मिसफायर होने के बाद
स्टोन ने आतंकवादी से निपटने के लिए एल खजानी पर हमला किया। उसे फर्श पर पकड़े रहने के दौरान स्टोन की गर्दन और भौं पर चाकू से वार किया गया और उसका अंगूठा लगभग कट गया था। 14 स्कारलाटोस ने हमलावर की राइफल उठाई और उसके थूथन से उसके सिर पर वार किया। 15 स्कारलाटोस ने कहा कि मैं बचने के बारे में सोच रहा था और ट्रेन में बाकी सभी को बचाना था। बंदूकधारी के निहत्थे होने और उसे काबू में करने के बाद और जब तक कि अगले पड़ाव पर फ्रांसीसी ईएमटी द्वारा उसे राहत नहीं मिल गई, स्टोन ने मुगालियन को जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार देना जारी रखा, जिसे उसकी पीठ, छाती और गर्दन में गोली लगी थी। मुगालियन की पत्नी इसाबेल रिसाचर मुगालियन ने अपने पति की जान बचाने का श्रेय स्टोन को दिया। 16 स्टोन को फ्रांस के लिली में केंद्रीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया और 3 सितंबर 2015 को कैलिफोर्निया में घर लौटने से पहले जर्मनी में इलाज कराया गया। 17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। तो दोस्तों ये 30 अप्रैल 2025 को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिली थी और तब से लेकर धीरे धीरे लोगों को ये पसंद आने लगी। कोई स्पेशल कास्ट कैरेक्टर नहीं था, लेकिन मूवी एक बेहतरीन एक तरह से मास्टरपीस थी और इसी वजह से नेटफ्लिक्स पर अभी तक ये ट्रेंडिंग पर चल रही है। और रनिंग लेंथ की बात की जाए तो 109 मिनट हमें इसकी लेंथ देखने को मिली है। बाकी मैंने पूरी जानकारी आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।